वांडाविजन के 8th एंड फाइनल 9th एपिसोड ने मुझे इमोशनल और स्पीचलेस कर दिया और साथ ही साथ बहुत से सवाल मन में छोड़ गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर एक्सिस। वांडाविजन का 8th एंड फाइनल एपिसोड माइंड ब्लोइंग था, जिसमें काफी सारे ईस्टर एग्स, डिटेल्स और रेफरेंसेस थे। इसके साथ बहुत से क्वेश्चन के आंसर भी हमें मिले। कुछ फैंस कह रहे हैं कि फाइनल एपिसोड में जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज, मेफिस्टो, मल्टीवर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उतना देखने को नहीं मिला। तो वांडाविजन सीरीज को बहुत ही सिंपल बनाया गया है, जिसमें कंप्लीट स्टोरी लाइन सिर्फ वांडाविजन, बिली, टॉमी और अगाथा एनी पर रिवॉल्व हुई। और वैसे भी ये तो सिर्फ फेज 4 की शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है। तो इस वीडियो में वांडाविजन एपिसोड 8th एंड 9th की ईस्टर एग्स, डिटेल्स और रेफरेंसेस में आपको बताऊंगा, जो शायद आपने मिस कर दी हो। तो मेजर स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स बिगिन। एपिसोड 8 स्टार्ट होता है अगाथा हार्कनेस की काइंड ऑफ ओरिजिन स्टोरी से, जिसमें पता चला कि 1693 की सेलम विच ट्रायल्स के वक्त अगाथा विच थी। Yes. I am a witch. अगर सेलम विच के बारे में आपको नहीं पता है तो बता दूं, द सेलम विच ट्रायल्स वेयर अ सीरीज ऑफ हियरिंग एंड प्रोसिक्यूशंस ऑफ पीपल अक्यूज्ड ऑफ विचक्राफ्ट इन कॉलोनियल मैसाचुसेट्स बिटवीन February 1692 and May 1693. More than 200 people were accused. 30 were found guilty, 19 of whom were executed by hanging. Arrests were made in numerous towns beyond Salem and Salem village. कॉमिक्स में अगाथा सैलम में ही सेटल होती है और अपना खुद का कोवन स्टार्ट करती है, जहां विचेस फ्रीली मैजिक प्रैक्टिस कर सके। कोवन यानी कि एक दल या फिर विचेस का स्पेसिफिक ग्रुप। एमसीयू में अब तक हमने 4 कलर्स की पावर्स देखी। जब सभी विचेस अगाथा पर अटैक करती है तब उनके पावर्स का कलर ब्लू होता है। अगाथा के पावर्स का कलर पर्पल, इसके साथ वांडा का रेड और डॉक्टर स्ट्रेंज का ऑरेंज कलर। यहाँ ये रिवील होता है कि अगाथा के पास एपिसोड 1 से लेकर अब तक जो ब्रोच था वो उसकी माँ का था, जिसे अगाथा मार देती है। इसके साथ ये ब्रोच एक नॉड है अगाथा के कॉमिक बुक आउटफिट का। यहाँ अगाथा वांडा को बताती है कि उसके थॉट वांडा के लिए अवेलेबल नहीं है। My thoughts are not available to you, Toots. They never ever were. So don't go giving yourself a migraine. और ये रेफरेंस था एपिसोड 5 का, जहाँ बिली कहता है कि अगाथा अंदर से बहुत शांत है। It's because it's quiet. You're quiet, Agnes. On the inside. क्योंकि वांडा की ही तरह वो भी अगाथा के थॉट्स रीड नहीं कर पा रहा था। यहाँ फिर से एक बार वांडा के सोकोवियन एक्सेंट को लेकर जो क्रिएट होता है। Where are my children? Where are my children? Woof! That accent really comes and goes, doesn't it? जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि वांडा का ये एक्सेंट एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद गायब ही हो गया, जो फैंस ने नोटिस किया और जिस पर से बहुत से मीम्स क्रिएट हुए थे। आगे वांडा का बचपन दिखाया जाता है और यहाँ इस बैग में हम बीविच्ड, आई लव लूसी, डिक वैन डाइक शो और माल्कम इन द मिडल की डीवीडीज देख सकते हैं। और इन्हीं सभी शोज से वांडाविजन के एपिसोड इंस्पायर्ड थे। और यहाँ हमें वाई सिटकॉम्स, इस क्वेश्चन का भी आंसर मिलता है। वांडा को बचपन से ये सभी शोज पसंद आते थे और इसी वजह से वांडा के हैक्स में भी एपिसोड इन्हीं सभी सिटकॉम्स पर बेस्ड थे। जब वांडा और उसकी फैमिली डिक वैन डाइक शो देख रही होती है तब वहां स्टार्क इंडस्ट्रीज की 2 मिसाइल्स आती है। एक मिसाइल की वजह से वांडा के पेरेंट्स मर जाते हैं और वांडा के मुताबिक एक मिसाइल डिफेक्टिव होने की वजह से वांडा और पिएट्रो बच जाते हैं। पर अगाथा कहती है कि वांडा ने ये प्रोबेबिलिटी हैक्स की हेल्प से किया है और कॉमिक्स में वांडा ने कई बार इस प्रोबेबिलिटी हैक्स का यूज भी किया है। और इसी बात से ये भी पता चलता है कि वांडा के पास पावर पहले से ही थी और माइंड स्टोन ने उन्हें काइंड ऑफ बूस्ट किया। वांडाविजन एपिसोड 1 में जो स्टार्क इंडस्ट्रीज का टोस्टर का ऐड था वो इसी स्टार्क इंडस्ट्री की मिसाइल से कनेक्टेड था। और जहां मिसाइल की ही तरह टोस्टर में भी रेड लाइट ब्लिंक हो रही होती है और बीपिंग साउंड भी सिमिलर था। वांडा की मेमोरी में यहाँ हम डोर पे हाइड्रा के लोगों को नोटिस कर सकते हैं और यहाँ वांडा पर एक्सपेरिमेंट किया गया था और ये लिंक था 2nd एपिसोड की स्ट्रकर वॉच एडवर्टीजमेंट का। जब वांडा को आइसोलेशन में रखा जाता है तब वो ब्रैडी बंच का एपिसोड किटी कैरी ऑल इज मिसिंग देख रही होती है, जहां हम एक डॉल को नोटिस कर सकते हैं और ये कनेक्टेड है एपिसोड 3 से, जहां विजन सिमिलर डॉल पे डायपर्स चेंज करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वांडा की इस मेमोरी में विजन वॉल के थ्रू रूम में एंटर करता है
ये सीन नॉड है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी के इस सीन का जहां विजन सेम चीज करता है। जब यहाँ वांडा अपनी ग्रीफ को विजन के साथ शेयर करती है तब वो कहती है, It's just like this wave washing over me again and again. It knocks me down, and when I try to stand up, it just comes for me again. और ये एग्जैक्टली सिमिलर था जब एपिसोड 5 में मोनिका हैक्स के अंदर उसे कैसा फील हुआ वो डिस्क्राइब करती है। Did you try to resist? There was this feeling keeping me down, this hopeless feeling, like drowning. It was grief. वांडा की कार की लाइसेंस प्लेट को अगर ध्यान से देखें तो उस पर एक्सेलसियोर लिखा है, जो रेफरेंस है स्टैनली की आइकॉनिक मोटो का। यहाँ वांडा जब दुखी हो जाती है तब अपने आप उसका मैजिक एक्सप्लोड होता है, और ऐसा हमने पहले भी एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा था जब पिएट्रो की डेथ के बाद वो दुखी हुई थी। अगाथा वांडा को बताती है कि वो केओस मैजिक का यूज कर रही है। This is chaos magic, Wanda. And that makes you the Scarlet Witch. Chaos magic can manipulate, warp, and reconstruct the very fabric of existence and reality according to the user's wishes and easily destroy the entire cosmos. एपिसोड 8 के पोस्ट क्रेडिट सीन में व्हाइट विजन का लुक मिला। कॉमिक्स में व्हाइट विजन का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था एवेंजर्स वेस्ट कोस्ट स्टोरी लाइन विजन क्वेस्ट में। एपिसोड 9 स्टार्ट होता है वांडा और अगाथा की बैटल से, जहां अगाथा कहती है कि वो अनडिजर्विंग लोगों से उनका मैजिक अब्सॉर्ब करती है। I take power from the undeserving. It's kind of my thing. ये कनेक्टेड है एपिसोड 6 की यू मैजिक योगर्ट एडवर्टीजमेंट से, जिसमें शार्क अगाथा को रिप्रेजेंट करती है, जो वांडा की पावर्स को अब्सॉर्ब करना चाहती थी। वांडा अपने पावर्स की हेल्प से कार को अगाथा के ऊपर थ्रो करती है, और ऐसा ही कुछ हमने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी में भी देखा था, जहां वांडा ने आयरन मैन के ऊपर बहुत सारी कार्स थ्रो की थी। यहां अगाथा के ऊपर कार्स थ्रो करने के बाद जब वांडा कार के नीचे देखती है तब उसे वहां सिर्फ अगाथा के बूट्स दिखते हैं, और ये सीन रेफरेंस है द विज़र्ड ऑफ ऑज मूवी का, जिसमें भी एक डार्क विच के ऊपर हाउस क्रैश करने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है और सिर्फ उसके बूट्स रह जाते हैं। वांडा यहाँ पहली बार व्हाइट विजन से मिलती है, और ये मूवमेंट डायरेक्टली लिया गया है एवेंजर्स वेस्ट कोस्ट कॉमिक इशू 45 से। इस कॉमिक में भी वांडा व्हाइट विजन से मिलती है, और इसी के साथ व्हाइट विजन को वांडा का नाम भी पता होता है, पर वांडा तुरंत समझ जाती है कि इस विजन के पास कोई प्रीवियस मेमोरी नहीं है और ना ही कोई इमोशनल कनेक्शन है। जिम्मी हू अपने हैंडकफ्स को खोलने के बाद कहता है फ्लोरिश। फ्लोरिश वर्ड मैजिशियंस के हैंड जेस्चर को कहा जाता है, और साथ ही में एपिसोड 2 में जब वांडा और विजन मैजिक शो करते हैं तब विजन भी फ्लोरिश वर्ड का यूज करता है। Because human beings are easily fooled due to their limited understanding of the inner workings of the universe. Flourish! You just do it. You don't say it out loud, honey. अगाथा यहाँ डार्क होल्ड बुक को वांडा को दिखाती है, और ये बुक पहली बार हमने एपिसोड 7 में अगाथा की बेसमेंट में देखी थी। डार्क होल्ड मार्वल कॉमिक्स की एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, जिसे बुक ऑफ द डैम्ड भी कहा जाता है। इस बुक को डार्क डायमेंशंस में क्रिएट किया गया था, जो डार्क मैजिक को लेकर इन्फिनाइट नॉलेज का सोर्स है। इसी के साथ डार्क होल्ड बुक कैथॉन नाम के एल्डर गॉड को रिप्रेजेंट करती है। कॉमिक्स में जब भी कियोस मैजिक का यूज हुआ तब बेसिकली उसकी वजह से फैब्रिक ऑफ रियलिटी वीक होती गई, जिसे कैथॉन ब्रेक कर सके। अगाथा कहती है कि स्कारलेट विच सॉर्सरर सुप्रीम से भी ज्यादा पावरफुल है, मतलब डॉक्टर स्ट्रेन से भी ज्यादा पावरफुल, Or exceeds that of the Sorcerer Supreme. और ये सही भी है क्योंकि स्कारलेट विच रियलिटी को ऑल्टर और चेंज कर सकती है, और ऐसा मैजिक कर सकती है जो सॉर्सरर सुप्रीम के लिए अवेलेबल ही नहीं है। जब से वांडाविजन सीरीज में एक्समैन वाला पिएट्रो दिखा था तब से उसे लेकर हमारी एक्साइटमेंट लेवल बहुत ही बढ़ गई थी, पर इस एपिसोड में पता चलता है कि जिसे एपिसोड 1 में अगाथा अपना हस्बैंड राल्फ बता रही थी, एक्चुअल में ये फेक पिएट्रो था, जिसका रियल नेम राल्फ बोनर है, और वो जस्ट वेस्ट व्यू का एक सिटीजन है। और ये देखकर जैसा रिएक्शन यहाँ मोनिका का था, सेम वैसा ही रिएक्शन मेरा भी था, और सिर्फ
इसी बात को लेकर मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ। इसी के साथ एक और चीज़ मुझे बुरी लगी, और वो ये कि हमारी डार्सी पूरे 45 मिनट के एपिसोड में सिर्फ 5 सेकंड के लिए ही दिखी। सिर्फ 5 सेकंड, मतलब कम से कम 5 मिनट तो डार्सी का सीन दिखा देते, उतना ही अच्छा लगता हम फैंस को। जब बिली को रियलाइज होता है कि वांडा मुसीबत में है, तब कुछ मूवमेंट्स दिखते हैं जो एक्चुअल में आगे होने वाले होते हैं, पर बिली को वो पहले ही दिखाई देते हैं। वांडा विजन, बिली और टॉमी को अगाथा की पावर से बचाने के लिए उनके अराउंड एक फोर्स फील्ड क्रिएट करती है। कॉमिक्स में स्कारलेट विच की एक इंपॉर्टेंट पावर होती है। वांडा डिसअपियर होने से पहले जब अगाथा से मिलती है तब वो अपने रिस्ट को फ्लिक करती है या काइंड ऑफ जेस्चर करती है, और ये मुझे इंटरेस्टिंग इसलिए लगा क्योंकि ऐसा ही सिमिलर मूव अगाथा अपने मैजिक परफॉर्म करते वक्त करती है। यहाँ टॉमी अपनी सुपर स्पीड का यूज करके स्वॉर्ड एजेंट की हैट और ग्लासेस पहनता है, और ऐसा ही सिमिलर मूवमेंट एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट मूवी में भी हमें दिखा था, जहाँ पिएट्रो भी यही सेम चीज कर रहा होता है। जब मोनिका बिली और टॉमी को हेवर्ड के बुलेट से बचाती है तब वो काइंड ऑफ एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और बुलेट्स के काइनेटिक एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेती है, और कॉमिक्स में यही मोनिका की मेन पावर्स होती है, जहां वो एनर्जी को एब्सॉर्ब करती है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को देख सकती है और खुद को एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर सकती है। जब विजन व्हाइट विजन में मेमोरीज रिस्टोर कर रहा होता है तब वो कहता है, आई एम विजन। और मुझे ये नोट लगा टोनी स्टार्क की आइकॉनिक लाइन आई एम आयरन मैन से, जहां आयरन मैन की MCU जर्नी का स्टार्ट हुआ। I am Iron Man. वांडा यहाँ अगाथा के माइंड को मैनिपुलेट करती है, और ये सीन नोट था एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी से, जिसमें वांडा ने एवेंजर्स के साथ यही किया था। सीरीज में वांडा ग्रीफ के 5 स्टेजेस से गुजरती है: डिनायल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। और इस लास्ट एपिसोड में इस मोमेंट में वांडा फाइनली लास्ट स्टेज एक्सेप्टेंस पर होती है। मिड क्रेडिट सीन में मोनिका के पास एक एजेंट आती है और कहती है कि और जब मोनिका थिएटर में जाती है तब पता चलता है कि ये एजेंट एक स्क्रल है, और वो कहती है कि निक फ्यूरी को स्पेस में तुम्हारी एक मिशन में जरूरत है और वो तुम्हें ऊपर बुला रहे हैं। और स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने निक फ्यूरी को स्पेस के स्वॉर्ड हेडक्वार्टर में स्क्रल के साथ देखा था, और ये सब शायद मार्वल की अपकमिंग सीरीज सीक्रेट इन्वेजन में जाकर कनेक्ट होगा, जिसमें शायद ये सब अर्थ पर के एलियन स्लीपर सेल्स के साथ डील करेंगे। एंड क्रेडिट सीन में वांडा किसी माउंटेन्स के बीच में एक बहुत ही सिंपल केबिन में चाय पी रही है, और एक फैन थ्योरी के हिसाब से ये वांडागोर माउंटेन्स है। कॉमिक्स में इसी माउंटेन में कथॉन ने डार्क होल्ड बुक को लिखा था। आगे इसी पोस्ट क्रेडिट सीन में वांडा का सॉर्ट ऑफ एस्ट्रल डुप्लीकेट डार्क होल्ड बुक का एक एक पेज बड़े ही ध्यान से पढ़ रहा है, और ऐसा ही हमने डॉक्टर स्ट्रेंज को करते हुए भी देखा है। बट नोटिस करने वाली बात यह है कि अगर वांडा की ये एस्ट्रल फॉर्म है तो उसकी मेन बॉडी मूव कैसे हो रही है, क्योंकि जब भी डॉक्टर स्ट्रेंज अपने एस्ट्रल फॉर्म में जाते थे तब उनकी मेन बॉडी काइंड ऑफ हिल नहीं सकती थी या वो अनकॉन्शियस रहती थी। पर शायद वांडा अब इतनी पावरफुल हो गई है कि वो एक साथ दोनों को कंट्रोल कर सकती है। पर आगे वांडा को बिली और टॉमी की आवाज़ सुनाई देती है जो उसे हेल्प मांग रही है। तो आगे शायद ये हो सकता है कि वांडा डार्क होल्ड के कुछ डार्क स्पेल्स को यूज करके बिली और टॉमी को वापस लाए, जो आगे चलकर यंग एवेंजर्स का पार्ट भी बनने वाले हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स और ईस्टर एग्स। मुझे पर्सनली फाइनल एपिसोड ठीक लगा। हाँ, थोड़ी बहुत कमियां थी, जितना एक्सपेक्ट किया था उतना देखने को नहीं मिला, पर फिर भी ओवरऑल एपिसोड अच्छा ही था। अब आपको एपिसोड में क्या अच्छा लगा और क्या बुरा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।